हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 13 है। यहां पर हम लोग भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। तो यहाँ पर हमारे भारत में जैसे भू आकृतियाँ अलग अलग हैं, कहीं कहीं पर पठार है, पर्वत है, खाइयाँ हैं या फिर मैदान है। उसी तरह से हमारे भारत की जलवायु में भी विविधता है। यानी भू आकृतियों की तरह भारत की जो जलवायु है इसमें भी विविधता देखने को मिलती है। हमारा जो उत्तरी हिमालय है, यानी ऊपर के साइड वाला ये वाला जो रीजन है, ये बहुत ज़्यादा शीतल है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में जो मरुस्थल है, ये वाला राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और जो तटीय क्षेत्र है, यानी ये वाला जो हमारे कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया सम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके दोनों ओर समुद्र है और समुद्र की वजह से, समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ की जलवायु जो है मृदुल है। इसी प्रकार अगर हम देखें वर्षा की जो मात्रा है, वर्षण की जो मात्रा है, इसमें ही नहीं बल्कि वर्षण के जो प्रकार हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है। यानी कहीं कहीं पर हमारे यहाँ वर्षा जो है बारिश की बूंदों के रूप में होती है, तो कहीं पर हिमपात के रूप में होती है। मेघालय में अगर हम वार्षिक वर्षण देखें तो मेघालय में जो है वार्षिक वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी मेघालय वाला रीजन, ये वाला रीजन जो मेघालय वाला रीजन है, तो यहाँ पर वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जबकि जो राजस्थान का मरुस्थल है, यानी थार वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का जो मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम हिमालय है, ये वाला जो पार्ट है उत्तर पश्चिम हिमालय, और जम्मू और कश्मीर के में जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी हमारे भारत के स्थान बताए गए हैं कि भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, और भारत के ही एक हिस्से में जो वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। देश के कुछ हिस्सों में जो है वर्षण जो है हिमपात के रूप में होता है, खास करके जो जम्मू कश्मीर इलाका है या फिर उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे जो बरसात होती है वो हिमपात के रूप में होती है। जबकि देश के बहुत बड़े भाग में यह बारिश की बूंदों के रूप में होती है। कर्क रेखा हमारे देश को दो लगभग बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आप मैप में देख पा रहे हैं। एक तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा हमारे यहाँ गुजरती है। तो कर्क रेखा का जो निचला वाला हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उष्णकटिबंध में आ जाता है। जबकि इसके ऊपर वाला जो भारत का भाग है, ये उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर 13.5 डिग्री उत्तरी और 13.5 डिग्री दक्षिणी के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंध बोला जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, इसको जो है हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं। भाई उपोष्णकटिबंध कौन सा होता है? 13.5 डिग्री उत्तरी के ऊपर और 13.5 डिग्री दक्षिणी के ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र दोनों तरफ, इसको उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। जब हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच में, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच में है। यानी भारत जो है, आधा भारत जो है उष्णकटिबंध में पड़ रहा है और आधा भारत जो है उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध है, जबकि उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश में जो टेम्परेचर है काफी ऊंचा रहता है। यानी जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट होती है, इसलिए अधिक ऊंचाई वाले स्थान जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। लेकिन शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में तापमान जो है काफी कम हो जाता है और हिमालय की पेटी के बहुत से भागों में तापमान जो है हिमांक बिंदु से कम हो जाता है। खास करके नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। देखिए नॉर्थ इंडिया में जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और हिमालय के जो रीजन है, हिमालय वाले जो स्थान है, वहां पर तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। परंतु देश के अन्य भागों में तापमान मध्यम होता है। यानी जो तटीय हिस्सा है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव है। समकारी प्रभाव होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मौसम सुहावना हो जाता है। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भाग अपनी शुंडाकार आकृति और लंबी तटरेखा के कारण समुद्र के मृदुलकारी प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो तट है, यानी समुद्री हमारी तटरेखा जो है गुजरात से लेकर कहां तक फैली हुई है? गुजरात से लेकर ये वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है। यानी भारत के 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो इनके आसपास की जो जलवायु है ये सम जलवायु है। सम जलवायु है जलवायु होती है जहां पर दैनिक तापांतर बहुत कम होता है, यानी कि दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ऐसी जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ये समुद्र के नजदीक है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ जो है अरब सागर है और नीचे की तरफ जो है हिंद महासागर है। तो दक्षिण भारत जो है हमारा जो है समुद्र के ज्यादा करीब है। इस वजह से दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। यहाँ की जलवायु जो है सम प्रकृति की है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों और उत्तरी मैदान के बहुत सारे भागों में ताप परिसर अधिक होता है,
क्योंकि वे समुद्र से बहुत दूर होते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत के जो अंदरूनी हिस्से हैं, ये वाले जो पार्ट है अंदरूनी वाले हिस्से हैं, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये समुद्र से काफी ज्यादा दूर हैं। समुद्र से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से इस समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित हो जाते हैं, यानी यहाँ पर दैनिक तापांतर काफी ज्यादा देखा जाता है। ठीक वैसे ही नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट है, नॉर्थ इंडिया वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्से भी समुद्र से काफी ज्यादा दूर है। तो समुद्र से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पर भी दैनिक तापांतर काफी ज्यादा होता है, यानी दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात के समय में मौसम ठंडा हो जाता है। और जो कह सकते हैं ऋतुएं होती हैं, ऋतु परिवर्तन पर भी यहाँ पे टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट देखी जाती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है इसको महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जो जलवायु है ये महाद्वीपीय जलवायु कही जाती है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है, इसलिए पर्वतीय और जो पठारी क्षेत्र होते हैं ये गर्मी की ऋतु में भी इनमें तापमान कम रहता है। तो बहुत सारे जो पहाड़ी नगर हैं जो कि हिमालय रीजन में अवस्थित हैं, या फिर कुछ कुछ पहाड़ी नगर जो हमारे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में पड़ते हैं, वो गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी नगर बताए गए हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले कुछ पहाड़ी नगर हैं। दक्कन पठार में पड़ने वाले पहाड़ी नगरों में कोडाइकनाल है, उद्गम मंडल या फिर इसको ऊटी कहा जाता है। यहां पर जो है गर्मियों के सीजन में भी टेम्परेचर कम रहता है। इसके अलावा उच्चावच भी वर्षा को प्रभावित करता है, यानी पर्वत या पठार भी वर्षा को प्रभावित करता है। पर्वत के पवनाभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है, यानी जो पर्वत का पवन के साइड वाला जो ढाल है जिसको पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है, ये अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जबकि इसके दूसरी ओर पवन विमुख ढाल जो है, पवन के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो ढाल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर कम वर्षा प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, एक साइड से पवनें आ रही हैं, तो पवन जो है अपने साथ नमी लेकर आती है। जैसे जैसे पवन ऊपर उठती जाती है वैसे वैसे पवन ठंडी होती जाती है। तो ठंडी होने की वजह से पवन के अंदर की जो नमी है ये संघनित होने लगती है। संघनन की प्रक्रिया जब बढ़ जाती है तो पवन के अंदर की नमी जो है बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। बूंदों में कन्वर्ट होने की वजह से बूंदें भारी हो जाती हैं और ये बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। तो जैसे ही ये नमी अपनी यहाँ पर गिरा देती हैं तो वैसे वैसे पवन आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही पवन आगे बढ़ती है, अब आगे पवन में नमी तो है नहीं, पवन बिल्कुल शुष्क है, तो इस वजह से पवन जो है पर्वत के पवन विमुख ढाल पर वर्षा नहीं कर पाती है और पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सूखा रह जाता है और इस क्षेत्र को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। महाबलेश्वर जो कि पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल पर स्थित है, इसमें वार्षिक वर्षा 625 सेंटीमीटर होती है। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं, ये वाला जो एरिया है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला वाला एरिया है। तो यहां से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाके में इस साइड में तो भारी वर्षा होती है, लेकिन जिसका जो पूर्वी वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा सूखा रह जाता है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो महाबलेश्वर की बात हो रही है। महाबलेश्वर वह स्थान है जहां के बगल से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे। तो महाबलेश्वर में अच्छी खासी वर्षा होती है। दूसरी ओर पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल पर इसके उत्तर पूर्व में ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुणे महाबलेश्वर की वर्षा का 10वां भाग ही प्राप्त कर पाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पुणे में वर्षा कम क्यों होती है जबकि महाबलेश्वर में वर्षा ज्यादा होती है, तो आप बता पाएंगे महाबलेश्वर जो है पवनाभिमुख ढाल पर पड़ता है, जबकि पुणे जो है पवन विमुख ढाल पर पड़ता है। तो इसी वजह से पुणे में जो है कम वर्षा होती है जबकि महाबलेश्वर में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। प्रादेशिक भिन्नताएं होते हुए भी भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत का आधा भाग जो है उष्णकटिबंध में पड़ रहा है और आधा भाग उपोष्णकटिबंध में पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा भी प्राप्त होती है। इसी वजह से यहाँ की जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों का विपरीत दिशा में चलना और एक बड़े भूभाग पर उससे संबंधित मौसमी परिवर्तन। तो इसको जो है मानसून के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम भारत के ऋतु चक्र को जानेंगे। तो भारत में जो है 4 सुस्पष्ट ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पर पहली ऋतु है ठंडे मौसम की ऋतु अर्थात शीत ऋतु। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु का जो प्रारंभ है ये मध्य नवंबर से होता है और यह दिसंबर तक पूरे देश में फैल जाती है और फरवरी तक बनी रहती है। देखिए उत्तर भारत में जो है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में यहाँ पर भयंकर वाली ठंड पड़ती है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ती है। क्योंकि उत्तर भारत वाला जो रीजन है ये रीजन जो है समुद्र से काफी ज्यादा दूर है, तो समुद्र से दूर होने की वजह से यह समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है और यही कारण है कि सर्दियों के सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। यहाँ पर सर्दियों के सीजन में टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है और कुछ कुछ इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो है काफी ज्यादा कठोर होती है। दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों सहित दक्षिणी भारत की जलवायु जो है मृदुल होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लंबी तटरेखा भी है और दोनों ओर समुद्र है। तो दोनों ओर समुद्र होने की वजह से जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ की जलवायु पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर पड़ता है।
तो यही कारण है कि सर्दियों के सीजन में प्रायद्वीपीय भारत का जो तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि जनवरी के महीने में उत्तर भारत के लेह का औसत मासिक तापमान -8.50 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम का जो तापमान है वो सर्दियों में 26.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये अंतर समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। भारत उत्तरी गोलार्ध की सनमार्गी पवनों की पेटी में स्थित है। फलस्वरूप भारत में उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और इसलिए ये शुष्क होती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस समय सर्दियों का सीजन होता है उस समय उत्तर भारत में एक उच्च दबाव का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और उसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का सीजन होता है और यहाँ पर जो है LPZ बन जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो पवनें हमेशा, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पवनें हमेशा हाई प्रेशर जोन से यानी कि जो उच्च दाब का क्षेत्र है उस क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो निम्न दाब क्षेत्र जो है नीचे की तरफ होता है, तो इसको भरने के लिए हाई प्रेशर जोन से पवनें चल पड़ती हैं। तो यहाँ से जब पवनें चलती हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से यहाँ से पवनें सनमार्गी पवनें चलती हैं, तो ये पवनें जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करती हैं तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और जैसे ये पवनें जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं तो वहां पर ये जमकर वर्षा करती हैं। तो इन पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत का मौसम सुहावना होता है, आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता भी कम होती है और उत्तर भारत में ठंडी मंद पवनें चलती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर से आने वाले कमजोर चक्रवाती अवदाबों की वजह से उत्तर भारत का मौसम जो है ये बिगड़ जाता है। ये जो चक्रवात हैं, ये चक्रवात जो है भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पछुआ पवनों के जरिए ये भारत में पहुंचते हैं। तो इनको जो है, इन अवदाबों को पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इनकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, यानी उत्तर पश्चिमी भारत वाला ये वाला जो रीजन है, इनकी वजह से ही इस क्षेत्र में वर्षा होती है। और ये जो वर्षण है यह पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के रूप में और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारत में सर्दियों के सीजन में जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बारिश होती है। सेकंड ऋतु है गर्म मौसम की ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। तो फरवरी और मार्च के महीनों से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है वैसे वैसे उत्तर भारत में टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। मई के मध्य तक देश के बहुत से भागों में और विशेषकर उत्तर पश्चिमी मैदान और मध्य भारत में तापमान जो है 41 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहां तक कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है, ये न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, रातें भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने की वजह से उत्तर भारत में एक लो प्रेशर जोन यानी निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के स्थानों से हवाएं चल पड़ती हैं। तो जब ये हवाएं आसपास के स्थानों से चलती हैं तो इनमें नमी तो होती नहीं है, ये शुष्क हवाएं होती हैं। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे अप्रैल और मई के महीने में उत्तर भारत में बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां और तूफान वगैरह आते हैं। इसके अलावा दिन के समय में उत्तर भारत में लो प्रेशर जोन की वजह से गर्म धूल भरी हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, भारत की ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो भारत की जो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से लेकर मई तक रहती है। तापमान के अधिक होने के कारण वायुदाब घट जाता है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय रूप से बनने वाली धूल भरी आंधियां और गरज के साथ यहाँ पे तूफान आते हैं। गंगा के मैदान के अधिकतर भागों में उष्ण और शुष्क पवनें, जिन्हें लू कहते हैं, ये सामान्य रूप से चलती हैं। इसके बाद है अब आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, यानी मानसूनी सीजन की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अप्रैल मई के महीने में उत्तर भारत में गर्मी पड़ती है। तो अप्रैल मई के महीने में उत्तर भारत का स्थलखंड जो है अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो स्थलखंड के अत्यधिक गर्म होने की वजह से उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन या फिर निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। देखिए, निम्न दाब का क्षेत्र इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यह दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही निम्न दाब अधिक तीव्र होता है, दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें जो विश्वती निम्न दाब की ओर चलती हैं, भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन जा रही है। इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का सीजन होता है, ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है सर्दियों का सीजन होता है। जिस समय भारत में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है एक हाई प्रेशर जोन या फिर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो इस समय जो है लो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो लो प्रेशर जोन के स्ट्रांग होने की वजह से तो दक्षिणी गोलार्ध का हाई प्रेशर जोन है, यहाँ की हवाएं लो प्रेशर जोन की ओर चल पड़ती हैं और विषुवत की तरफ जाने पर ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि विषुवत को पार करने के बाद ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में चलने लगती हैं। देखिए, भारत में जो है ये हवाएं जो है दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रही हैं, इस साइड से प्रवेश कर रही हैं। इसी वजह से इन्हें जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो मुख्य शाखाओं में डिवाइड कर देता है। एक अरब सागर की शाखा है और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी शाखा है। देखिए, अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी तट पर आकर उत्तर की ओर बढ़ने लगती है,
जैसा कि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि भारत का जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, यहाँ पर पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे पश्चिमी तट के किनारे एक पूरी पूरी पर्वत श्रृंखला है। जैसे ही अरब सागर की शाखा से टकराती है तो पश्चिमी घाट के यानी कि जो आपकी पर्वतमाला है, इसके पवनाभिमुख ढाल पर तो अच्छी खासी वर्षा होती है, और यहीं से जो आपकी अरब सागर शाखा है, इसके सारे सारे मुड़कर उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल तट पर यानी बंगाल तट पर और सिलांग पठार वाले रीजन में अच्छी खासी वर्षा करती है, और बाद में सिलांग पठार से यह मुड़कर पश्चिम की तरफ गंगा की घाटी की ओर ये चलने लगती है। मानसून की ये दोनों शाखाएं भारत में जून के प्रारंभ में पहुंचती हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले मानसून की एंट्री 1 जून को केरल के मालाबार तट पर होती है, और केरल का जो मालाबार तट है ये भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है। इसी वजह से मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। तो भारत में वार्षिक वर्षा का जो अधिकतर भाग है दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होता है। वर्षा की मात्रा पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व में बहुत अधिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अरब सागर की शाखा जो है यहाँ पर पश्चिमी तट से टकराती है, इसी वजह से पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये सिलांग वाले पठार वाले रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। यह धीरे धीरे समुद्र के पास वाले स्थानों से देश के आंतरिक भागों की ओर कम होती जाती है। जैसे जैसे जो बंगाल की खाड़ी शाखा या अरब सागर शाखाएं अंदरूनी भागों में पहुंचती जाती हैं, वैसे वैसे इनकी जो नमी की क्षमता है वो कम होती जाती है। तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी अंदरूनी भागों में कम होती जाती है। परंतु इस ऋतु में तमिलनाडु तट अधिकतर शुष्क रहता है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है इस ऋतु में शुष्क रहता है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर शाखा के वृष्टिछाया क्षेत्र में पड़ता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ की बिल्कुल समानांतर निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई अवरोध वगैरह तो है नहीं, पहाड़ वगैरह तो है नहीं, इसी वजह से बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि कोरोमंडल तट इस सीजन में पूरा का पूरा सूखा रह जाता है। तो देश के अधिकतर भागों की बात करें तो देश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जो है जून से लेकर सितंबर के महीने तक होती है, यानी मिड सितंबर तक होती है। सितंबर के बाद मानसून की वापसी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद चौथी ऋतु है पीछे हटते मानसून की ऋतु, यानी मानसून की वापसी की ऋतु। तो मानसून के पीछे हटने का अर्थ है मानसून प्रभाव का कमजोर हो जाना, यानी मानसून में अब इतनी क्षमता नहीं बची है कि आगे और वर्षा कर सके। इसी वजह से मानसून जो है पीछे हटने लगता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तरी भारत से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पीछे हटने लगता है। देखिए, मानसून के आगमन के ठीक विपरीत मानसून के जो पीछे हटने की जो घटना है या फिर लौटने की जो घटना है ये काफी धीरे धीरे से होती है, और ये पूरे भारत में एक समय में नहीं होती है बल्कि अलग अलग समय में होती है। कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी जल्दी हो जाती है, बल्कि कुछ हिस्सों से मानसून की जो वापसी है वो देर से होती है। जैसे पंजाब के मैदान की बात करें तो पंजाब के मैदान से ये मध्य सितंबर तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब के मैदान से ये मध्य सितंबर तक वापस हो जा रहा है। और वहीं गंगा के डेल्टा से मध्य अक्टूबर तक, गंगा का जो डेल्टा वाला पार्ट है यहाँ पर ये जो है मध्य अक्टूबर तक वापस होता है, और प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से नवंबर के प्रारंभ तक ये लौट जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर पड़ जाने के साथ ही धीरे धीरे पवनों की दिशा भी बदल जाती है। अब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलने लगती हैं, यानी अब इस साइड से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ये चलने लगती हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करती हैं तो अपने साथ बंगाल की खाड़ी की नमी को ग्रहण कर लेती हैं, और बाद में तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर ये इन्हें गिरा देती हैं। ये तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा इसी समय अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के जरिए ही होती है। इस समय तक निम्न दाब क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो स्थलमंडल वाला भाग होता है ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि समुद्र वाला जो भाग होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आते आते जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है ये गर्म होने लगता है, और जब गर्म होने लगता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इसको भरने के लिए आसपास की क्षेत्र से हवाएं चल पड़ती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर चक्रवातों को जन्म मिलता है। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर पहुंच जाते हैं। इनसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें व्यापक रूप से भारी जानमाल की हानि होती है और भारी वर्षा भी होती है। वर्षा और प्रचलित पवनें। देखिए, भारत में वर्षा की बात की जाए तो भारत में वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है। ये भारत में सभी भागों में एक जैसी वर्षा नहीं होती है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, यानी जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी हमारी पवनों की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी, क्योंकि आर्द्रता से युक्त पवनें जो होती हैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे उनमें नमी कम होती है, और नमी कम होने की वजह से ये वर्षा भी कम कर पाती हैं। तो यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के अंदरूनी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। देखिए, उत्तरी भारत की बात हो रही है तो उत्तरी भारत में बोला है पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व वाला इलाका है और ये पश्चिम वाला इलाका है। तो उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा ये मुड़कर पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है सिलांग के पठार से मुड़ जाती है और आगे पश्चिम में ये गंगा की घाटी में प्रवेश कर जाती है, और ये आगे तक फिर दिल्ली तक चली जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है
इसमें क्या है, इसमें नमी की जो मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये वर्षा की मात्रा भी कम करती जाएगी। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये पूर्वी वाला हिस्सा पड़ रहा है तो यहाँ पर तो नमी इसमें अच्छी खासी होगी, तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली तक पहुंचेंगे तो दिल्ली तक इसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी, और नमी की मात्रा कम होने की वजह से आगे पश्चिम की तरफ ये कम वर्षा कर पाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं। इसके प्रमुख कारण भूमि का उच्चावच और आर्द्रता से लदी हुई पवनों की दिशा है, यानी जैसे जैसे पवनों में आर्द्रता कमी होती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का जो पवनाभिमुख ढाल है, तो पवनाभिमुख ढाल पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा है इससे अच्छी खासी वर्षा होती है। जबकि इसके अपोजिट वाला जो पवन विमुख ढाल है, पवन विमुख ढाल पूरा वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे वर्षा जो है कम होती है। जबकि इसका पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है और ये पूरी तरह से सूखा रहता है। इसी तरह शिलांग के पठार और ब्रह्मपुत्र घाटी में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी पवनें पर्वतों में फंस जाती हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इस तरह से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के उपरांत यहाँ पर तीन तरफ से तो पहाड़ियां हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर तीन तरफ से पहाड़ियां, उत्तर की तरफ भी पहाड़ियां हैं, इधर जो है भारत का जो म्यांमार वाली सीमा है यहाँ पर भी पहाड़ियां पड़ती हैं। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ पर पहुंचती है तो ये तीन तरफ से पहाड़ियों से घिर जाती है। पहाड़ियों से घिरने की वजह से यहाँ पर मानसूनी पवनें पर्वतों में फंस जाती हैं। ये पवनें जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं और पुनः ठंडी होकर जो इनके अंदर अतिरिक्त आर्द्रता होती है इसको ये हिमालय के गिर पदों में वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। तो यही कारण है क्योंकि यहाँ पे मानसूनी पवनें फंस जाती हैं, फंसने की वजह से बार बार ऊपर नीचे उठती रहती हैं। तो यहाँ पर संसार की सबसे ज्यादा वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के मासिन राम में होती है। उत्तर पश्चिमी भारत का निम्नदाब क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के बहुत बड़े भाग को अपनी ओर आकृष्ट करता है। देखिए जिस समय बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ पर होती है उसी समय उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन भी होता है। तो उस समय यहाँ पर चूंकि यहाँ पर तो आर्द्रता बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर एक ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, यानी कि यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है LPZ होता है, लो प्रेशर जोन होता है। तो इस वजह से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर जो हवाएं हैं वो चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी शाखा की बहुत बड़ा भाग जो है ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ते हुए गंगा की घाटी में प्रवेश कर जाता है और आगे तक दिल्ली तक ये चला जाता है। इसके फलस्वरूप ये गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग, कश्मीर में लद्दाख के उत्तरतम क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल स्पीति क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी वाले भाग की। तो राजस्थान के पश्चिमी वाले भाग में कम वर्षा होने के दो रीजन हैं। एक रीजन तो यह है कि यहाँ पर अरावली माउंटेन्स गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं, तो मानसून की जो अरब सागर शाखा है वो अरावली माउंटेन्स के समानांतर निकल जाती है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि राजस्थान में समुद्र से आने वाली जो पवनें हैं राजस्थान मरुस्थल को पार करते हुए और ज्यादा गर्म हो जाती हैं और उनकी जो आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन रेगिस्तान के ऊपर कोई नमी ना होने की वजह से ये पवनें शुष्क की शुष्क बनी रहती हैं। तो इसी वजह से राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है ये सूखा का सूखा रह जाता है। दूसरी ओर लद्दाख, यानी जो भारत का उत्तरतम पार्ट है, लद्दाख वाला रीजन है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति है, ये दोनों ही क्षेत्र जो है ना तो बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ तक पहुंचती है, दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली के आगे तक नहीं पहुंच पाती है। थोड़ी बहुत पहुंचती भी है तो नमी बहुत कम रह जाती है, वर्षा नहीं कर पाती है। और वही अरब सागर शाखा भी ऊपर तक नहीं जा पा रही, ऊपर तक जा भी रही है तो नमी खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि दूसरी ओर लद्दाख और किन्नौर क्षेत्रों में मानसूनी पवनें पहुंच ही नहीं पाती हैं, और जो पवनें यहाँ पहुंचती हैं वो पूरी तरह से शुष्क होती हैं। यही कारण है कि भारत का उत्तरतम पार्ट सूखा रह जाता है, या फिर यहाँ पर बहुत ही कम या बहुत ही अल्प वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, यानी ये वाला जो पश्चिमी हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला भारत का उत्तर पश्चिमी पार्ट है, यहाँ पर जो भी वर्षा होती है वो सर्दियों के सीजन में होती है, शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ आती हैं तो पश्चिमी विक्षोभों के आने की वजह से यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों से अधिकतर बरसड़ हिमपात के रूप में होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।